ओके, तो आज ये लास्ट लेक्चर 6 है और ये लास्ट है, मतलब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम लोगों ने जैसा कहा था ढेर सारे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं इस चैप्टर को लेकर के। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 10 नंबर का आता ही आता है इसके अंदर से। ठीक है, तो चलो आज 3 है, तीनों के तीनों खत्म कर लेंगे। सल्फेट, आयरन, लेड। एक्चुअली हमारे में जो सिलेबस में है वो किस नाम से है, हैवी मेटल के नाम से है, बट लेड को लेकर के स्पेशल क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, तो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले किससे, सल्फेट से। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अब सल्फेट के अंदर सल्फेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2-। ठीक है, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2-। अब सिंपल सी कहानी ये है कि सल्फेट का टेस्ट करना है, इसका मतलब हमको कोई एक ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इस सल्फेट से रिएक्ट करके रिएक्शन दे। तो उसके लिए हमको सबसे बेस्ट जो मिलता है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड। अब लिमिट टेस्ट क्या है वगैरह वगैरह वो सब समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट कहानी पे आते हैं। तो प्रिंसिपल में आप यही लिखोगे कि जो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट होता है वो ऐसे रिएक्शन पे बेस्ड होता है जहां पर जो सल्फेट आयन होते हैं वो बैरियम क्लोराइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं। अब एसिडिक मीडियम वगैरह क्यों चाहिए होता है उसको डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जहां पर बैरियम सल्फेट बनता है, बैरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल। ठीक है ना, तो व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है और इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास टेस्ट का सैंपल होता है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल होता है, दोनों को आपस सामने रख करके टर्बिडिटी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सल्फेट की लिमिट टेस्ट, सल्फेट आयंस जो होते हैं तथा बैरियम क्लोराइड के अम्लीय माध्यम है ना, एसिडिक मीडियम जो है में अभिक्रिया रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बनाने पर आधारित है, जिसमें धुंधलापन टर्बिडिटी उत्पन्न होती है। क्लियर है, टेस्ट विलियन द्वारा उत्पन्न धुंधलेपन, यानी कि जो टेस्ट में हमारा धुंधलापन आ रहा है कि तुलना ज्ञात मात्रा के सल्फेट, जो सल्फेट है स्टैंडर्ड वाला, उससे हम लोग क्या करते हैं, सामने देखते हैं, उसके धुंधलेपन से कंपेयर कर लेते हैं। सिंपल कहानी। ठीक है, तो कहानी समझ में आ रही है। उम्मीद है हिंदी वाले बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, जो पहले हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती थी। चलो अब देखो, यहां पर मैं पहले बता चुका हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो 3 चीजें हमें देनी है। प्रिंसिपल के अंदर कोई रिएक्शन है तो वो, ठीक है, आपको प्रिंसिपल देना है, प्रोसीजर देना है। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या दे सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स अपडेट करूंगा, वहां पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी थोड़ी सी अलग से और एक्स्ट्रा से, तो ये समझने के पर्पस है। तो डेफिनेशन वही लिमिट टेस्ट बता दो, लिमिट टेस्ट क्या होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है और सीखा है। फिर प्रिंसिपल, प्रोसीजर। लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो पहले यस आप रिएजेंट के बारे में बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से अभिकर्मक हमारे जो है रिएजेंट इस्तेमाल होने वाले हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों इस्तेमाल होता है, रीजन दे सकते हो। प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर आयंस बाय मेंटेनिंग एसिडिक पीएच, मतलब जो दूसरे आयंस हैं, जैसे सल्फेट आयन है ऐसे दूसरे आयन होंगे, Cl- आयन या कोई दूसरा नेगेटिव आयन है, उसको रिएक्ट करने से रोकता है। ठीक है, तो डाइल्यूट के लिए तनु वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बैरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रिएक्ट विद सल्फेट आयन टू फॉर्म बैरियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड बहुत अच्छा प्रेसिपिटेट बनाता है सल्फेट के साथ, इसीलिए इसका इस्तेमाल करता है बाकी के कंपैरिजन में। और स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन K2SO4, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हमको सल्फेट चाहिए होता है वो हम पोटेशियम सल्फेट से क्रिएट करते हैं, यानी कि इसको डिसॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इसके एपरेटस के बारे में कई बार आ जाता है, नेस्लर सिलेंडर है ना, वही जो लैब में आप लोगों ने देखा होगा, नेस्लर सिलेंडर होता है इस टाइप से। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग अपना काम करते हैं। फिर एक कंपैरेटर होता है। कंपैरेटर एक छोटी सी मशीन टाइप की होती है, पीछे एकदम व्हाइट बैकग्राउंड होता है और उसके सामने हम इस तरीके से दोनों सिलेंडर को रख करके मैच करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो कंपैरेटर का कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज कंपैरेटर की जरूरत नहीं होती है। व्हाइट दीवार है तो उसके आगे भी रख करके हम लोग, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। सिंपल कहानी, बात समझ में आ रही है। देखो, अगर लगातार स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो ये जल्दी जल्दी समझ में आएगा, और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हो, बीच से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग से पढ़ना, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं और क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्फेट को सिंपली क्या है, बैरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा के बैरियम सल्फेट जो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, टर्बिडिटी क्रिएट करेगा, उसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कौन से रिएजेंट है, कौन से ऑपरेटर्स है, ये आप इसमें लिख सकते हो।
अगर मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा था रिएजेंट, सब में लिख सकते हो, जितने पीछे हमने पढ़े हैं उन सब में लिख सकते हो। एपरेटस गडजेट एक इंपॉर्टेंट था जिसको डिस्कस किया था, यहाँ पे नेशनल सिलेंडर है, पूछा जाता है कई बार, तो ये ठीक है, यहाँ पे बता दिया मैंने। अब प्रोसीजर जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये एक चार्ट इसलिए बना दिया है कि एक ही चार्ट में सारी चीजें कवर हो जाती है, हमारा मेन प्रिंसिपल, रिएक्शन, ठीक है, अच्छा लगता है इसको एक ही साथ सारी जगह आ जाती है। मतलब केवल ये 3 चीजें आपको देनी है, प्रिंसिपल, रिएक्शन और प्रोसीजर। तो हम लोग ये याद करने वाली चीज है, जैसे कि स्टैंडर्ड लेंगे तो टेक 1 ml 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ध्यान रखना पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये चीज पूछी जाती है कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किससे बनाया जाता है या किससे बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा 2 ml HCl डाल देंगे, फिर 45 ml तक उसको पानी को भर देंगे सिलेंडर में, फिर 5 ml बैरियम सल्फेट रिएजेंट डाल देंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। दोनों की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की आ गई। यहां पर हम एक स्पेसिफिक वेट ले लेंगे कंपाउंड का, जैसा कि हमारा फार्माकोपिया में लिखा होगा कि भाई इतना वेट लेकर के आप उसको डिसॉल्व कर लो नेशनल सिलेंडर में, ठीक है, नेशनल में। फिर बाकी इतनी प्रोसेस दोनों की सेम है। 5 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन आता है और आप डेफिनेशन, प्रिंसिपल, रिएक्शन और ये प्रोसीजर लिख के आते हो, खेल खत्म। फिर नीचे क्या बताना है आपको, रिजल्ट में एक बस इतनी चीज लिखनी है, मेंशन करनी है, द टर्बिडिटी इन द टेस्ट सोल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट इन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी है उससे ज्यादा टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। जब कलर का मैटर होता है तो उससे ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। क्लियर बातें हैं, ये आप जरूर लिख दोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आता है, जो इसमें डिफरेंट रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको सारे याद कर लेते हो और आप लिख के आते हो तो और अच्छी बात है 5 मार्क्स में। जो 3 पॉइंट बोले वो तो लिखने हैं, उसके अलावा जितना आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैरियम क्लोराइड क्या काम करता है, ये प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, अवक्षेपक के रूप में कार्य करता है। ये बैरियम आयंस देता है जो कि सल्फेट से रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल व्हाइट बैरियम सल्फेट क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि बैरियम क्लोराइड से हमको प्रेसिपिटेट बनना आसान होता है। बैरियम बहुत क्या कहते हैं, उससे सल्फेट से बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये HCl का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये मीडियम को कैसा रख रहा है, एसिडिक, वेरी इंपॉर्टेंट। हम मीडियम को एसिडिक क्यों रख रहे हैं, दिस प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड सॉल्युबल बैरियम सॉल्ट, ठीक है। जो दूसरे सॉल्ट हैं बैरियम के, जो दूसरे सॉल्ट, जैसे कि यहां पे क्या बना, बैरियम सल्फेट बना, कोई दूसरा सॉल्ट अगर होगा Cl वाला या कोई भी नेगेटिव आयन वाला, तो वो एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा, जिससे कि जो टर्बिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, बैरियम सल्फेट की आएगी। किसी और आयंस की, बैरियम के साथ कोई और अगर रिएक्ट करता है नेगेटिव में, तो उसकी टर्बिडिटी वगैरह हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में सबके सब क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अल्कोहल का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एडेड टू द रिएजेंट मिक्सचर टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, ये एक वर्ड आता है, ठीक है। सुपर सैचुरेशन का मतलब क्या है, जैसे कि टर्बिडिटी देखने के लिए, जैसे कि क्या कहते हैं, ऐसे समझो पानी के अंदर, ठीक है, एक पानी के अंदर आपने 2 चॉक डाल दो और एक ग्लास के अंदर पानी के अंदर 1 चॉक डालो, तो पानी में कोई हमें फर्क, मतलब 2 चॉक डाल के डाली आपने और आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी चॉक पड़ी हुई है, ऐसे इमेजिन करो, बताता हूं मैं, ठीक है। मान लो आपके पास 2 बीकर हैं, ठीक है, और पानी भरा हुआ पूरा ऊपर तक। अब आपने इसके अंदर 2 चॉक डिसॉल्व कर रखी यहां तक और इसके अंदर 1 ही चॉक डिसॉल्व कर रखी यहां तक, तो नीचे वाला पानी देख करके आप, क्योंकि वो तो घुल नहीं रही है ना, क्रिस्टल फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वहीं पे अगर ये 2 चॉक को आप पीस करके पाउडर बना देते हो, इसको पीस के पाउडर बना देते हो, तो बहुत इजीली आप बता पाओगे भाई ए के अंदर टर्बिडिटी ज्यादा है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर चॉक ज्यादा घोली गई है। तो सुपर सैचुरेशन में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो प्रेसिपिटेट ना बन के, यानी कि पाउडर फॉर्म ना रह करके बीकर के अंदर
जैसे क्या है हमारा पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए। जब पाउडर फॉर्म में होगा तो सॉल्यूशन कैसा दिखाई पड़ेगा, टर्बिड दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर क्या हो कि जो प्रेसिपिटेट बने वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स, तो क्या टर्बिडिटी हमको सीन होगी, तो हमको धुंधलापन मटमैलापन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल ना बन जाए, क्रिस्टल जो बनते हैं बड़े बड़े, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं कि ये सुपर सैचुरेट हो गया। क्या हो गया, सुपर सैचुरेट। तो उसको रोकने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म, एक समान स्टेबल टर्बिडिटी, एक स्टेबल टर्बिडिटी को मेंटेन करता है, बजाय इसके कि बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाएं। बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे तो टर्बिडिटी हमारी कम दिखाई पड़ेगी, सैंपल पास दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अल्कोहल अति संतृप्ति, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है। पोटेशियम सल्फेट, ये तो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, थोड़े से अमाउंट में एज ए सीडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी बेरियम सल्फेट पार्टिकल। ठीक है। जो पोटेशियम सल्फेट का कई बार हम लोग K2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, वो सीडिंग एजेंट, मतलब कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल बन भी गया है तो वो ब्रेक करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ले आएगा। ठीक है। तो मेन यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सबका मेनली जैसे यहाँ पर मेन जो आपसे पूछा जाता है एसिडिक मीडियम का रोल, ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक रीजेंट का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है। जो बहुत ज्यादा खास है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ सबसे ज्यादा खास कौन है, तो ये एसिडिक मीडियम याद रखना है। उसमें गर्जेट वाले के अंदर कॉटन प्लग का इस्तेमाल पूछा था, लीड वाला कॉटन प्लग क्यों यूज होता है। तो इस तरीके से खास खास जो मैं बताता जाऊंगा वो याद रखना है, बाकी एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। अल्कोहल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते 1 मार्क्स में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, चलें आगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सवाल आता है, ठीक है, कि सर आपने जो प्रोसेस बताई यहाँ पर अल्कोहल तो आपने कहीं ऐड नहीं करी। ठीक है। अल्कोहल का क्वेश्चन आता है कई बार, और अल्कोहल हमने ऐड तो कहीं करी नहीं है, तो अल्कोहल कहाँ से आ गया। तो उसी का एक सवाल है यहाँ पर, जो कि वाइवा में बच्चे फंसते हैं, नॉर्मल थ्योरी के क्वेश्चन फंस जाते हैं। समझो, अल्कोहल इज नॉट एडेड सेपरेटली, अल्कोहल को हम अलग से ऐड नहीं करते हैं। ठीक है। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट यूज्ड इन द टेस्ट। जो बैरियम सल्फेट रिएजेंट होता है, ठीक है, ऑलरेडी वो क्या है, उसके अंदर हम लोग जो अल्कोहल रहता है वो मौजूद रहता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अल्कोहल पहले से है, क्लियर बात है। ओके। प्रिकॉशन की बात करें तो यहां पे बस एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा फ्रेशनेस, यानी कि एकदम ताजा तुरंत ही बनाया हुआ रिएजेंट हमको इस्तेमाल करना है। क्यों, टू प्रिवेंट कार्बोनेट फॉर्मेशन। रखे रहने से उसके अंदर क्या बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं। देन इफ द सोल्यूशन इज लेफ्ट स्टैंडिंग, छोड़ दिया गया तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, प्लस इंप्योरिटीज लीचिंग फ्रॉम ग्लास बॉटल। जो ग्लास है उससे भी इंप्योरिटी रिस्क करके हमारे सोल्यूशन में आ सकती है। दिस मे फॉर्म अनवांटेड प्रेसिपिटेट और चेंज द कंसंट्रेशन। इसकी वजह से बेवजह के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, या जो कंसंट्रेशन है हमारा सल्फेट का वो बदल सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा फ्रेश रिएजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देखो बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, जैसे फ्रेश रिएजेंट वाली कहानी सब में कॉमन है, इंप्योरिटीज आ जाती है, नॉर्मल कहानी लिख सकते हो। ठीक है। आयरन, अब मैं बोलूं कि मैंने एक बताया था उसमें आर्सेनिक वाला इंपॉर्टेंट था, यहां पे अगर मैं बात करूं अब आयरन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आ गया वो आयरन है। आयरन नॉर्मली जो होता है, आयरन इंप्योरिटी रिएक्ट विथ, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयरन की इंप्योरिटी को चेक करने के लिए थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया सोल्यूशन। इन सब के रीजन देखेंगे क्यों इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब देखो सिंपल सी कहानी समझो, आयरन जो होता है वो फेरिक फॉर्म में होता है, फेरिक यानी कि Fe3+, और थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है इसको फेरस Fe2+ में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ध्यान देंगे, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+, यानी कि जो फेरिक फॉर्म है उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और यही जो फेरस है ये वापस से जो थायोग्लाइकोलिक एसिड हमारे सैंपल में पड़ा हुआ है उससे रिएक्ट करके फेरस मरकैप्टो एसीटेट या फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और कलर आता है फिर।
ठीक है, बात समझ में आई। फेरिक डायरेक्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बात समझ में आई। चलें आगे। तो इसमें रिएजेंट क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है थायोग्लाइकोलिक एसिड। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा कि थायोग्लाइकोलिक एसिड हम किसके लिमिट टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, रिड्यूस करता है Fe3+ को Fe2+ में, जिससे कि कलर्ड कॉम्प्लेक्स आ सके आयरन के साथ। अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं मीडियम को अल्कलीन बनाने के लिए। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर मेटल हाइड्रोक्साइड बाय फॉर्मिंग सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये दूसरा कोई मेटल हाइड्रोक्साइड ना बन जाए, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, जो टेस्ट हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है हमको, ठीक है। प्रोसेस अब सिंपल है हमारे पास, सैंपल को डिसॉल्व कर लेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में, एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप टू 40 ml। थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें सैंपल डाला, घोल लिया, फिर 40 ml तक भर लिया पूरा। यहां पर हम 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आयरन, आयरन का 2 ml का जो स्टैंडर्ड आयरन है उसको पानी में घोल करके फिर उसको 40 ml तक पूरा फिल कर लेंगे। कुछ नहीं करना, उसके बाद 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड का डालेंगे, फिर अमोनिया ऐड करेंगे और पूरा वॉल्यूम 50 ml तक सेट कर देंगे और फिर 5 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे, कलर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कलर डेवलप हो जाएगा यहाँ पर। और दोनों के कलर को हम लोग क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे तो क्या है, कलर डेवलप इज व्यूड वर्टिकली, इस बार साइड से नहीं देखना है, वर्टिकली ऐसे देखना है, ठीक है। चलिए अब रीजन देखते हैं। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात है, इसका कोई मतलब नहीं है उसे बताने का, लेकिन स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग इम्प्योरिटी की मात्रा को चेक कर सके कितनी है। सिट्रिक एसिड जो कि आयरन फ्री होनी चाहिए, ये मास्क कर लेता है इंटरफेयरिंग मेटल आयंस एंड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो दूसरे मेटल आयंस हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास Fe2+ है, कोई और यहाँ पे मौजूद है, मान लो कैल्शियम 2+ मौजूद है या एल्युमिनियम कोई मौजूद है, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, रिएक्ट करने से रोकता है और आयरन का जो वो होता है हाइड्रोक्साइड बनने से रोक लेता है। देन थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसका मेन काम क्या है, एक तो मिलकर के कलर देता है, दूसरा इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, कलर कौन सा देता है, पर्पल कलर, ध्यान रखेंगे पर्पल कलर आ रहा है। अमोनिया सॉल्यूशन इसको अल्कलीन बनाता है, जो कि जरूरी होता है फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स आ गया है, ये बना रहा है, पता चला बना और टूट गया, बना और टूट गया, कलर आया गया तो समझ में नहीं आएगा। तो जो अमोनिया है अल्कलीन कर देता है उससे ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है और हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहता है, जल्दी ब्रेक नहीं करता है। देन डिस्टिल वाटर, ऑब्वियसली बात है डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों में वॉल्यूम एक समान रहे और कंपैरिजन अच्छा हो सके। थोड़ा सा सोल्यूशन होगा तो कंपैरिजन अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि क्या चीज है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का आप रीजन अच्छे से याद रखेंगे, और अमोनिया सोल्यूशन अल्कलीन करने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नाउ लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। अब देखो हैवी मेटल में आर्सेनिक, आयरन, लीड बहुत सारे आते हैं, बिस्मथ है, मरकरी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एक तो जनरल देखेंगे और कुछ स्टेट में हैवी मेटल्स में स्पेशली फोकस किया गया है लीड को लेकर के, एक उसको अलग से देखेंगे। तो पहले समझते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का मतलब हैवी मेटल्स में आता है जिनका जो वेट अप्रोक्सीमेट जो होता है लगभग 80 के ऊपर चला जाता है, आई थिंक, ठीक है ना, उनको हैवी मेटल्स कहते हैं। हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन द सैंपल रिएक्ट विद सल्फाइड आयंस। जनरल वेव की बात करें तो हैवी मेटल किससे रिएक्ट कर रहे हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं हमारे सैंपल में H2S से या Na2S से सल्फाइड आयन निकल के आता है H2-, इससे रिएक्ट करता है हमारा हैवी मेटल्स, ठीक है। और क्या बन जाता है, मेटल सल्फाइड, जो कि ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। ये जर्नल प्रोसेस है, हर बार ब्राउन ब्लैक होगा ऐसा जरूरी नहीं है, समझते हैं बात को आप। तो हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन सैंपल, एक जनरल क्वेश्चन आ गया हैवी मेटल्स का, तो आपको यही लिखना है। हैवी मेटल्स रिएक्ट करता है सैंपल में मौजूद सल्फाइड आयन से, जो कि जनरेट होता है थायोएसिटामाइड रिएजेंट से, ध्यान रखेंगे थायोएसिटामाइड। अब
देखो आप कहोगे यहाँ पर सर H2S इस्तेमाल किया है, H2S बाद में बनता है, डायरेक्ट भी लेते हैं, बट जो थायोएसिटामाइड से H2S बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल और यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होता है। पढ़ते हैं उसको आगे, समझते हैं। और तो हम लोग सल्फाइड आयन को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, जो कि कहाँ से निकल के आता है, थायोएसिटामाइड रिएजेंट से निकल के आता है। और मीडियम कैसा है, एसिडिक, और क्या बन जा रहा है फाइनली, ब्राउन टू ब्लैक मेटल सल्फाइड। उससे हमको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हमारे सैंपल्स में हैवी मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर, कलर कितना डार्क है, गाढ़ा है, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड से कम है तो पास और ज्यादा है तो फेल। मेथड की बात करें तो हैवी मेटल्स को 3 तरीके या 3 मेथड से किया जाता है। क्यों, उसका रीजन है, इंडियन फार्माकोपिया अडॉप्ट डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को देखते हुए 3 मेथड बताए गए हैं। पहला है, ये उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि यहाँ इस सॉल्यूशन में कोई भी कलर मौजूद नहीं आता है। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो इनके लिए थोड़ी सी तामझाम ज्यादा करना पड़ता है, भाई कलर तो आ नहीं रहा है तो अलग तरीके से होगा, इनका अलग तरीके से टेस्टिंग की जाती है। ये जो दूसरा मेथड है, यूज्ड फॉर सब्सटेंस दैट डू नॉट यील्ड अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्लियर कलरलेस नहीं, थोड़ा बहुत कुछ होगा बट क्लियर नहीं है। और ये क्या है, यील्ड अ क्लियर, वो क्लियर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो गया, स्वच्छ एवं रंगहीन विलयन प्रदान कर रहे हैं, रंगहीन। यहां पर क्या है, जो स्वच्छ एवं रंगहीन विलयन नहीं देते हैं, क्लियर नहीं है। और तीसरा मेथड उनके लिए है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये बता रखा है, इन सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके थोड़ा सा हीट करते हैं और नाइट्रिक एसिड वगैरह का यूज करते हैं। तो डिटेल में नहीं जाना, केवल आप इतना याद रखेंगे, मेथड 2, मेथड 1। देन मेथड 3 क्या है, यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस दैट गिव अ क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन स्पेसिफिकली इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इस्तेमाल किसका हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो रहा है। तो 3 तरीके हैं, 3 तरीके के सब्सटेंस है। अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो अलग तरीका है, इस कैटेगरी में आता है तो अलग तरीका है, इस कैटेगरी में आता है तो अलग तरीका है। मतलब कि आप इसको मेथड्स को केवल दिमाग में डाल के रखिए, यहां से आपको क्या है, एमसीक्यू आ सकता है। ये एक बार को आप नहीं लिखेंगे चल जाएगा। एमसीक्यू क्या है भाई, कि हैवी मेटल्स को चेक करने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक जनरल प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ सिंपल क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम जैसे मान लो लीड का ले लिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसने नेशनल सिलेंडर में डाला, 2 ml एसिटेट बफर डाल दिया, पानी के साथ डाइल्यूट कर दिया, फिर थायोएसिटामाइड रिएजेंट डाल दिया और मिक्स करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया और कलर आ जाता है। सेम चीज यहाँ पर जो टेस्ट सोल्यूशन है, डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड ट्रांसफर टू नेशनल सिलेंडर, फिर वही सारी कहानी करेंगे और हमारा कलर आ जाता है। फिर से कह रहा हूं, ये जर्नल प्रोसीजर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपको एग्जाम में आ गया जर्नल, उसमें भी आप एक काम कर सकते हैं, बताऊंगा अभी आपको। अगर जर्नल आ गया तो आप सिंपल सी कहानी लिख देंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे, मेथड बोल दिए कि 3 है और बता दिया कि इस तरीके से होता है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मैं बताता हूं, आप उसमें हैवी मेटल्स का बोल करके और उसमें फॉर एग्जाम्पल लिख करके क्या बोलेंगे, लेट सी द लिमिट टेस्ट फॉर लीड। हैवी मेटल में लीड आता है, लीड इंपॉर्टेंट भी है, तो सारा का सारा हैवी मेटल का डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसा 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 है, फिर लास्ट में फॉर एग्जांपल लेट सी द लिमिट टेस्ट फॉर लीड करके फिर आप डायरेक्ट इधर लीड वाले पे आ जाएंगे। बात समझ में आई। जनरल वाला अगर जनरल आ रहा है तब भी आप उसमें डायरेक्ट लीड का लिख सकते हैं, और जनरल वाला लिखना है तो जनरल वाला लिख सकते हैं, डिपेंड करता है। लीड लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ लीड वाला याद कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। तो स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमको नॉन कंसंट्रेशन, ऐसा कंसंट्रेशन पता हो कि हाँ भाई मैक्सिमम इंप्योरिटी इतनी होगी। एसिटेट बफर ये मेंटेन रखता है क्या, एसिडिक पीएच, जो कि सल्फाइड फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, और ये दूसरे आयंस को इंटरफेयर करने नहीं देता है, यानी कि उनकी दखलंदाजी नहीं होने देता है। ये इंपॉर्टेंट है। थायोएसिटामाइड रिएजेंट क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जनरेट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन भी है शायद यहाँ पे नहीं है तो अगले वाले में होगी, चलो देखेंगे अभी। ये जनरेट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फाइड आयन विच रिएक्ट विद हैवी मेटल्स टू फॉर्म कलर्ड मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, यहां से जो हाइड्रोजन सल्फाइड आ रहा है वहां से हमें कलर्ड मेटल सल्फाइड मिल जाता है। डिस्टिल वाटर का तो इस्तेमाल किया ही जाता है यूनिफॉर्मिटी के लिए। ओके, ये रहा।
ये आ गया, अलग से ही बताया हुआ है कि एसीटेट बफर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये जो अलग से बेटा बता रहा हूं, ये चीजें आपकी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका नॉर्मल, आपको कहते हैं भीड़ से थोड़ा सा अलग करेगा, एक तरह से पूरा एक्सपेरिमेंटल दिमाग में आ जाएगा पूरा। एसीटेट बफर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये एक तो पीएच को मेंटेन रखता है 3.5 पर, इंश्योर करता है यूनिफॉर्म कलर की, कलर हमारा एक समान आए। क्यों? इस पीएच पे ही कलर सही से आता है। प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर अनवांटेड कंपाउंड्स, दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनको प्रेसिपिटेट होने नहीं देता है। प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मेटल सल्फाइड फॉर्मेशन, और मेटल सल्फाइड के बनने के लिए जो सबसे अच्छे क्या होती है एनवायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फिर बात आ रही है कि वाई थायोएसिटामाइड यूज्ड। ये सोर्स होता है सल्फाइड आयन का, ठीक है। प्रोड्यूस करता है H2S स्लोली एंड यूनिफॉर्मली, धीरे धीरे करता है, तो रिएक्शन बहुत बेटर और अच्छे से होती है। फॉर्म कलर्ड सल्फाइड विद हैवी मेटल्स, हैवी मेटल के साथ क्या है? कलर्ड सल्फाइड आता है। चलो पॉइंट हटा देंगे। तो देखो ये क्या है? थायोएसिटामाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है? H2S। जर्नल वाले के अंदर जो जर्नल हैवी मेटल्स का मैंने रिएक्शन दिया था, उसमें तुम्हारा H2S को डायरेक्ट रिएक्ट करवा रहा था मेटल से में, वो बेटर नहीं होता है। उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन है, व्हाई थायोएसिटामाइड प्रिफर्ड ओवर डायरेक्ट H2S गैस। हम डायरेक्ट H2S गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, या कर सकते हैं बट क्यों बेटर नहीं है वो, ठीक है। इट जनरेट, क्योंकि जब थायोएसिटामाइड है वो धीरे धीरे H2S गैस को निकालता है, सेफ होता है और यूनिफॉर्मली विद द सॉल्यूशन, और एक समान निकालता है, ठीक है। गैस में एकदम से आई, रिएक्शन हुआ, गैस उड़ गई, कुछ रिएक्ट किया कुछ रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे निकालता है, सेफ होता है और एक समान निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो H2S गैस हमारी थायोएसिटामाइड से निकल के आ रही है वो ज्यादा बेटर है, इसीलिए हम लोग थायोएसिटामाइड का यूज करते हैं। क्लियर हुई बात है यहां तक? जितना भी रीजनिंग वाला सवाल है वो आपका 1 मार्क्स में आएगा, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो केवल डेफिनेशन, प्रोसीजर और रिजल्ट लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ याद रह गया है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन, यहां पे प्रिकॉशन इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशन यहां पर थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पीएच का कंट्रोल, पीएच का कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 का पीएच में ही सबसे अच्छा सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन होता है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, और इसी रेंज में दूसरे जो आयंस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। मास्किंग एजेंट, ठीक है, अमोनियम सीट्रेट एंड केसीएन या थायोरिया, ये रोकते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स बाय कॉम्प्लेक्सिंग इंटरफेयरिंग मेटल्स। मतलब हम लोग जो अमोनियम सीट्रेट का या केसीएन या थायोरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? दूसरे जो मेटल आयंस हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसको रिएक्ट करने नहीं देते हैं, ठीक है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना, जो H2S गैस निकलती है, देखो ये भी गड़बड़ है। H2S गैस का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ना, थोड़ी सी टॉक्सिक होती है वो, ठीक है, तो प्रॉब्लम कर सकती है। थायोएसिटामाइड में धीरे धीरे निकलेगी तो एकदम से गैस नहीं बनती है। या जो पोटेशियम साइनाइड है तो जहरीला होता ही है, तो यहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। यूज अल्टरनेटिव लाइक थायोरिया इन मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। केसीएन के जगह हम लोग थायोरिया इस्तेमाल करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, केसीएन क्या है? पोटेशियम साइनाइड, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, यानी कि सब्सटेंस है, तो बेटर है कि हम लोग थायोरिया यूज करें, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, लीड, ठीक है। अब लीड में क्या है? लीड के लिए अगेन ध्यान रखेंगे, यहां पर जो हम लीड को रिएक्ट कराते हैं वो है डाइथायोजोन, ठीक है। अब डाइथायोजोन की कहानी सुन लो थोड़ी सी, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएं। आओ देखिए इसकी कहानी क्या है। देखो तो डाइथायोजोन है, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म में डाल के रखते हैं, किसमें? CHCl3, दिस इज व्हाट? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्योंकि इसमें आगे एक्सट्रैक्ट, एक्चुअली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। हमारा जो लीड है हमारे सैंपल में है, जैसे हम डाइथायोजोन क्लोरोफॉर्म वाला डालते हैं तो डाइथायोजोन लीड को अपने साथ खींच लेता है, इस तरीके से जोड़ लेगा ये, और फिर इस डाइथायोजोन का कलर चेंज हो जाता है। फिर बाद में इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं, प्रोसेस थोड़ी सी अलग हो जाती है इसकी,
तो क्लोरोफॉर्म में जो हमारा डायथायोजोन है वो क्या दे रहा है, ग्रीन कलर देता है। क्या देता है, ग्रीन कलर। क्लोरोफॉर्म के अंदर जो डायथायोजोन है, यानी कि यहां पर जो डायथायोजोन है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। लेकिन जैसे ही वो लीड के साथ मिलेगा वो हमको कैसा दे देगा, रेड कलर दे देगा और क्लियर हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे पूरा सेपरेट वो कहते हैं फनल वगैरह होता है, पूरी लंबी प्रोसेस होती है, उसको सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, समझना बात को। अब तो क्या बोल रहा है, इसका सिद्धांत क्या है, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन लेड एंड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। डाइथायोजोन का दूसरा नाम है जो कि एमसीक्यू पूछा जा रहा है। कैसा मीडियम होगा, अल्कलीन मीडियम में टू फॉर्म रेड कलर्ड लीड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहानी। हिंदी वाले बच्चे, यह परीक्षण क्षारीय माध्यम में लेड तथा डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन की अभिक्रिया पर आधारित है, जिससे लाल रंग का लेड डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर, आगे आते हैं। ये आपको रिएक्शन याद रहे तो अच्छी बात, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे। याद ना रहे तो सिंपल लिख सकते हो आप, लीड प्लस डाइथायोजोन प्लस लीड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स। लिखना जरूर है लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो। कलर चेंज देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, डाइथायोजोन इन क्लोरोफॉर्म इज ग्रीन वाइल द लेड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स इज वायलेट टू रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या रहेगा, लीड के साथ वो रेड रहेगा। जो कलर इंटेंसिटी आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि किसकी बराबर होगी, जितना ज्यादा डार्क कलर उतना ज्यादा लीड होगा। कहानी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बस खत्म। अब यहाँ पे आप रीजेंट लिख दो, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, डाइथायोजोन सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन है अल्कलीन के लिए, सीट्रेटेड टार्ट्रेट बफर, मास्क इंटरफेरिंग आयंस, दूसरे आयंस को रिएक्ट ना करने दे, दूसरे जो पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल सप्रेस इंटरफेरेंस फ्रॉम कॉपर एंड अदर मेटल्स, कॉपर या दूसरे मेटल से उनको रोकने के लिए होता है साइनाइड का इस्तेमाल। स्टैंडर्ड मेटल सोल्यूशन, जो कि जनरली हम लोग लीड नाइट्रेट्स को लेकर के बनाते हैं अपना स्टैंडर्ड लीड सोल्यूशन। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल आपको कहानी याद रखनी है। ये पहले पहले क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, ठीक है। टेक ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड लीड सोल्यूशन इन सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमोनिया सीट्रेट सोल्यूशन डालेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन डाल देंगे, फिर इसको अल्कलीन करेंगे अमोनिया सोल्यूशन से, फिर एक्सट्रैक्ट विद डाइथायोजोन। अब जो डाइथायोजोन सोल्यूशन है वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर रहा है लीड को, और हमारा कलर चेंज आ गया यहाँ पर। इस कलर को हम इस कलर से मैच करा लेंगे। क्लियर। अब रीजन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या रीजन है। भाई स्टैंडर्ड लीड सोल्यूशन को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमको एग्जैक्ट इंप्योरिटी का आइडिया लगे। प्रोवाइड अ नॉन कंसंट्रेशन, कितनी मात्रा में उसकी सांद्रता है, हिंदी में बात करें तो। अमोनियम सीट्रेट ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेस इंटरफेरिंग मेटल आयंस प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद डाइथायोजोन, दूसरे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो डाइथायोजोन के साथ रिएक्ट ना करे उसको रोक रहा है। हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइथायोजोन, डाइथायोजोन ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए, उसके लिए हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सीट्रेट, पोटेशियम साइनाइड सेम ही काम कर रहे हैं, वो कुछ दूसरे मेटल आयंस के को रोकता है, और जो पोटेशियम साइनाइड है वो स्पेशली कॉपर, जिंक और कैडमियम के लिए होता है, इनको रोकता है। अमोनिया सॉल्यूशन इसको अल्कलीन बनाता है, जिससे कि अच्छा सा लीड डाइथायोजोन फॉर्मेशन हो सके और कलर अच्छे से आए। डाइथायोजोन सॉल्यूशन तो बनाते ही हैं, ठीक है। फॉर्म्स अ रेड कलर कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली विद लीड, लीड के साथ एक खास करके रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट द लीड डाइथायोजोन कॉम्प्लेक्स इनटू द ऑर्गेनिक लेयर फॉर इजी कलर कंपैरिजन। ये जो यहाँ पे होता है ना करके सेपरेटिंग फनल, यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म होता है वो लेयर अलग करता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे बता नहीं रहा। तो क्लोरोफॉर्म का स्पेशली दो तरह से होता है, एक तो ग्रीन कलर से हमारा रेड में जाता पता चल जाता है, और एक्सट्रैक्शन में भी हमारा क्या करता है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पे प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा ध्यान रखना है तो ठीक है, यहाँ पर आप एक तो वही याद रखेंगे डाइथायोजोन वाला, ठीक है, कि ये कलर क्या हो जाता है इसका, डाइथायोजोन किसके एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब किसके लिमिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लीड के लिमिट टेस्ट के लिए, या जनरल बोला जाए तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बातें।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1। हम इसका 1 या 2 दिन करेंगे बढ़िया से जम के प्रैक्टिस एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। कल मैं लेके आऊंगा एमसीक्यू और फिर उसके अगले दिन मैं डिस्कस करूंगा जो क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि अब तक लास्ट 5 ईयर में आ गए हैं, खास पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन सारे ला करके आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो कंप्लीट चैप्टर इससे ज्यादा कहीं बाहर नहीं आएगा, ना आपके जो कॉलेज में एग्जाम होंगे उसमें आएगा इससे बाहर, और ना आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उससे कहीं बाहर आएगा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे रेडी रहे। कल आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा क्लास के अंदर, सेम टाइम पे रहेगा अपना 7 बजे शाम को। आज तो लेट हो गया था। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।